होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आशा है कि आप बीपीएससी की तैयारी बहुत ही तन मन से लगाकर कर रहे होंगे। आज चैप्टर में 7 प्रारंभिक राज्य इतिहास का पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 7 का है प्रारंभिक राज्य। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक राज्य। इसमें जानेंगे क्या है। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा। लगभग 300 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार और उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी के बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, चित्र, दूसर पात्र हुए थे। इन साक्ष्यों को स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों में पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्यों में भी भागीदारी बढ़ी। इस कारण से पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय वर्ग में छोटी छोटी शक्तियों में जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे हैं। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। जैसे पहला हो गया आपका अधिकांश जन अकेले की जनपद अवस्था प्राप्त कर लिए हैं, मत्स्य, चैदी, काशी के कौशल। दूसरा है कुछ जनों के आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया, पंचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। तीसरा है अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए हैं, मगध द्वारा अंग के विजय इसका उदाहरण है। महाजनपदों का विकास। लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कब? तो इन्हें 250 वर्ष पहले वैदिक काल में कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एक जैन धर्म में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवती, बज्जी, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य हैं। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित हैं। मानचित्र में सभी महाजनों के पहचान कौन कौन से महाजन वर्तमान बिहार देश की सीमा में आते हैं वो दिखाया गया है। देखिए महाजनपद कहाँ कौन से हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये है, ये सारे हैं चित्र के अनुसार। महाजनपदों में शासक का एक रूप ऐसा नहीं होता जहाँ नहीं होता। कुछ राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक यानी पिता के बाद पुत्र था। महाजनपदों की राजधानियां शासक का केंद्र थी। राजधानियां में राजा, सेना और राजा कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता था कि लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया होगा। महाजनपदों के राजा स्वैच्छिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। पहले बलि देते थे और अब क्या करते, कर वसूल करने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेट, शिकारी आदि, आखेट को ही शिकारी बोला जाता है, आदि से कर दी एक निश्चित मात्रा वसूली जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे, प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों ने बुनकर लोहा, सुनार, बढ़ई के राजा के लिए महीनों में 1 दिन का काम करना पड़ता था। यानी इन सभी लोगों को, लोहार को, सुनार को, बढ़ई को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था कर वसूली के रूप में। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यानी व्यापारी लोग जो सामान खरीदते थे और बेचते थे उसके लिए भी उन्हें कर वसूली देना पड़ता है। करोड़ों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसलिए कर्मचारियों को आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार और उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्ययन 10 में पढ़ेंगे। मगध का उत्थान। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य पटना में एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती
क्षेत्र में पाई जाने वाली लौह की खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध एक राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वरक एवं उपजाऊ था। कृषि के समृद्ध एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संस्थाओं की प्राप्ति आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में होता था। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एक पाटलिपुत्रा नदियों से घिरी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोसल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संस्थाओं में वृद्धि हुई। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जिय संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजित का युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वास्यकार की सहायता से वाणिज्य संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी साहित्य शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपनी शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम में सैनिक छावनी, सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अजातशत्रु बाद उदयन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसने काल में मगध और अवधी की शत्रुता काफी बढ़ गई थी। उस समय अवंती की राजा चंद्रप्रद्योत इसके कई युद्धों में अवंती को हराया। फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास विशाल सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। यानी अलोकप्रिय मतलब प्रिय नहीं था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। गणराज्य। कुछ राज्य में ऐसे थे जिन्हें गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, वज्जिज, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोल्हिय, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासक व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गणतंत्र में शासन की प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार में होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जिय संघ था, जिसका राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में वज्जिय संघ की पहचान करें। वज्जिय संघ 8 गणे का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वाज्य और प्रमुख थे। वाजी के विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के मध्य से निर्णय तक पहुँचते थे। वज्जिय संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। गणों में प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है।
वाणिज्य संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण है। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता था। गुप्त राजा चंद्रगुप्त अध्याय 12 में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमार से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वाणिज्य संघ और अजातशत्रु। वाणिज्य संघ का यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध अध्याय 8 के लिए कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वाणिज्य संघ का आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वासकार के बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वाणिज्य सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वाणिज्यवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक पहला वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, दूसरा आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तीसरा प्रारंभिक नियमों का पालन करते रहेंगे, चौथा बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, पांचवा है वाणिज्य महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनके बंधक नहीं बनाएंगे, छठा है शहरों एवं गाँव में चैत्यों का रखाव रखेंगे, विभिन्न मतलबी संतों का सम्मान करेंगे, विलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं? नगरों का विकास। लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता अध्याय 5, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले यानी 600 ईस्वी पूर्व उत्तरी भारत से द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय बड़े बड़े नगरों का उल्लेख मिलता था। बनारसी, वैशाली, चंपा, राजगीर को ही राजगीर कहा जाता है। कुशीनगर, कौशाम्बी, सास्वती, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र यानी पटना आदि नगरों में समेत लगभग 68 नगरों के प्रमाण मिलते थे। नगरों के निवास के अनेक कारण थे। इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारक प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जहां शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका का महत्वपूर्ण साधन था। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादक अधिक होने पर इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से नगर व्यापार के केंद्र में बने और इनकी आबादी बढ़ने लगी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां भी नगरों में परिवर्तित हो गया। यानी कि दोस्तों, जब ये हुआ था कि कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता था, जहाँ कपड़े, बर्तन यानी सारी चीज़ें की उपलब्धता पाई जाती थी, वो नगर में उपस्थित हो गया। और जहाँ पे लोग मंदिर, अच्छे अच्छे मंदिर हुआ करते थे, वहाँ भी आपको गांव बसे हुए थे, वहाँ पे से जुड़ने लगे, आने जाने लगे सेवक, पुरोहित, पंडित लोग दर्शन के लिए। तो उस बस्तियों को भी नगरों में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी स्मरणीय है। याद है कि ऐसे नगरों के अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए थे, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे थे, जहां नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारी द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर के नगरों को संपन्न बनाया गया।
नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास भी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों के जातियों के बसने के लिए नगरों के विभिन्न मोहल्लों या भागों में बांट दिया गया। इस प्रकार ये एक सुनियोजित नगरीय जीवन का रूपरेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुका। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। अब है मानचित्र पृष्ठ संख्या 65 पर नजर डालिएगा। आप देखेंगे कि उस पर प्राचीन शहरों के अंकित किया गया है। यहाँ आइए दोस्तों, दिखाती हूँ मैं 65। ये देखिए यहाँ पे चित्र, मानचित्र महाजनपद का। ये महाचित्र। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। ये प्रारंभिक राज्य चैप्टर आपका साथ यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।